स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग अभ्यास पुस्तक का अगला सेट करने वाले हैं और ये सेट है हमारा संधि का। हम हर टॉपिक को लेकर चलेंगे, ठीक है। पहला सेट हम हर टॉपिक का करेंगे और टॉपिक के हिसाब से चलेंगे। तो आज हमें संधि का सेट नंबर 1 करना है और ये बुक है हमारी अभ्यास पुस्तक। तो ये पुस्तक आप लोग कहाँ से मंगा सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये बुक है, आप लोगों को ये बुक मंगा लेनी है। कहाँ से आप मंगा सकते हैं? आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगा सकते हैं, या आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, या हमारे एप्लीकेशन पर आप जाकर इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे जाके, जो हमारा एप्लीकेशन है यहाँ पे पाठ्य पुस्तक वाला जो ऑप्शन आता है, इसमें जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप जो दिया हुआ नंबर है वहाँ से मंगा सकते हैं, या अपने नज़दीकी किसी बुक शॉप से भी आप इस बुक को ले सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेट, और इसमें आज हम संधि का करने वाले हैं, यानी संधि का यही हमारा सेट है। तो आपको पता ही है, इसमें हमारे जो कुछ प्रश्न हैं उनकी व्याख्या दी हुई है। तो जिनकी व्याख्या दी हुई है वो तो आप कर लेंगे आराम से, लेकिन कुछ प्रश्न जो आपको अभ्यास के तौर पर दिए हुए हैं, जैसे जिसमें हमारा अभ्यास सेट 1 आज जो मैं आपको करा रही हूँ, यानी इसकी में अगर आपको कहीं पे कोई परेशानी होती है तो उसकी व्याख्या मैं आपको देती हूँ। तो इससे आपको जो भी परेशानी है, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी, वो आपको समझ में आ जाएगी। तो अभ्यास सेट 1 का पहला प्रश्न हम करने वाले हैं, तो आप सभी लोग तैयार रहिए और ध्यान दीजिए। देखिए, मैं आपको ये सेट कराऊंगी, आप इस सेट को करने से पहले अपने सेल्फ भी इन प्रश्नों को आप पढ़ के रखें। तो जब मैं आपको ये कराऊंगी अभ्यास, तो आपको उस समय जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, अब आप लोग करिए। पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है। हमें प्रश्न को पढ़ना है, पहले तो प्रश्न को समझना है। ये पूछ रहा है स्वर संधि किस में है। तो यहाँ पे हमारे पास शब्द दिया है तपोगुण, रामायण, अतएव और सज्जन। अब देखो, अगर आपने संधि को बहुत अच्छे से किया है तो शब्द को देखते ही आप समझ जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जब हम संधि पढ़ते हैं, तो मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई है कि शब्द के बीचों बीच आपको जो एक ट्रिक दी गई है, तो पूरी तरह से ट्रिक पे नहीं जाना है, ट्रिक को समझते हुए शब्द को देखना है। तो शब्द के बीचों बीच अगर हम ओ देखते हैं, तो आपका नजरिया कहता है कि शब्द के बीचों बीच ओ आने पर हमारी गुण संधि होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसमें गुण संधि सदैव नहीं होती। यहाँ पर ओ के स्थान पर हम देखें अगर विसर्ग लगाकर, तो हमें ये विसर्ग संधि मिलती है तपह प्लस गुण। मैंने आपको ये बताया है कि ट्रिक में आपको सावधानी बरतनी है। तो तपोगुण जो है ये हमारी विसर्ग संधि है, तपह प्लस गुण से मिलकर बनाए। और अतएव यह भी हमारी क्या है, विसर्ग संधि है, अतः प्लस एव से बना है, तो इसमें भी विसर्ग संधि है, ठीक है। इसके बाद हम सज्जन शब्द देखते हैं, तो यह सज्जन शब्द भी हमारा सत प्लस जन से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें हमारी व्यंजन संधि हो जाती है। अब हमारे पास बचता है ख ऑप्शन, रामायण। तो रामायण ही जो हमारी है ये हमारी स्वर संधि है। और इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमको पता है कि रामायण शब्द जो है वो हमारे किससे बना है, राम प्लस अयन से बना है। किससे, राम प्लस अयन। अयन का मतलब होता है चरित्र, ठीक है। अयन का मतलब क्या होता है, चरित्र। तो राम का चरित्र रामायण में क्या होता है, राम का चरित्र ही बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शब्द हमारा अंतिम वर्ण अ और प्रथम वर्ण अ दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आ बना देते हैं। तो ये हमारी क्या है, स्वर संधि है। तो रामायण आ जाता है। अब आपको ये पता है कि इस न का अड़ा कैसे होता है, इस र की वजह से होता है। तो ये मैंने आपको वर्तनी में समझाया है जब आप वर्तनी पढ़ते हैं। तो इसका उत्तर हो गया हमारा ख। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, तथापि शब्द का संधि विच्छेद बताना है। और जब ऐसा शब्द आ जाए संधि विच्छेद वाला, तो इनको करना बहुत आसान है। हमें देखना है तथापि शब्द में 2 सार्थक शब्द हमें पता होने चाहिए, क्योंकि संधि हमारी 2 सार्थक शब्दों से ही मिलकर बनती है, यानी उसके अंदर 2 सार्थक शब्द हों। 2 ना हो तो 1 सार्थक हो और 1 उपसर्ग या प्रत्यय होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं तथापि शब्द दिया हुआ है, तथ कोई शब्द नहीं होता, तो ये कट जाएगा ऑप्शन। फिर यहाँ पे देखेंगे
देखेंगे ख में तो पी कोई उपसर्ग या प्रत्यय नहीं है, यहाँ पे कोई प्रत्यय नहीं होता, न शब्द होता, तो ये कट जाएगा, तो ये कट गया। इसके बाद हम देखते हैं शब्द दिया है तथा प्लस अपि, तो तथा प्लस अपि मिलकर क्या बनता है हमारा तथापि बनता है। अंतिम अ और ये अ मिलकर क्या बना देते हैं, आ बना देते हैं, तथापि शब्द आ जाता है। तो उत्तर हमारा क्या हो गया, ग हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 3 आता है हमारा। प्रश्न संख्या 3 में दिया है लघुर्मी में कौन सी संधि है। बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा जब आपने पढ़ा हुआ है। शब्द दिया हुआ है लघुर्मी, कह रहा है वियोग संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है या विसर्ग संधि है। तो आपको पता है वियोग संधि तो नहीं होगी, ऑप्शन ए तो कट गया पहले से ही कि वियोग संधि थोड़ी ना कोई संधि होती है। अब ये शब्द दिया है लघुर्मी, तो आपको पता होना चाहिए किससे मिलकर बना है। ये बना है लघु प्लस उर्मी, तो शब्द है हमारा लघु प्लस उर्मी। उर्मी कहते हैं लहर को। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम उ और प्रथम उ ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ उ बनाते हैं और शब्द हमारा बन जाता है लघुर्मी। उर्मी मतलब लहर, लघु माने छोटी, तो छोटी लहर को लघुर्मी कहा गया है। तो उ और उ का मेल होकर बन रहा है, तो मतलब ये हमारी क्या है, स्वर संधि है। तो इसका उत्तर हमारा क्या आ गया, ग आ गया। ठीक है, हमें आराम से पता चल जाएगा। तो इस तरह से उत्तर हमारा ग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है विद्यार्थी उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है विद्यार्थी शब्द, आपको बताना है। वृद्धि स्वर संधि का है, गुण स्वर संधि का है, व्यंजन संधि का है या दीर्घ स्वर संधि का है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विद्यार्थी शब्द बना कैसे है। तो विद्यार्थी शब्द बना है हमारा विद्या प्लस अर्थी, यानी ये शब्द बना किससे है, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, तो विद्या को ग्रहण करने वाला, अर्थी का अर्थ मतलब ग्रहण करने से भी होता है। अब ये वो अर्थी नहीं शमशान वाली अर्थी, इस अर्थी का मतलब हो जाता है ग्रहण करने वाला। तो जो विद्या को ग्रहण करने वाला है वही क्या है, विद्यार्थी है। तो अंतिम अ और प्रथम अ, अंतिम अ और प्रथम अ मिलकर क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। तो ये जो हमारी आती है, यानी किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल होने पर दीर्घ वर्ण की उत्पत्ति होती है, तो वो हमारा स्वर वो संधि कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। तो हमारा उत्तर मिल गया हमको, घ दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, आराम से हमें पता चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा 5वां। गायिका शब्द में कौन सी संधि है। अब गायिका शब्द में संधि बतानी है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है। गायिका शब्द बना कैसे है, हमें इसका संधि विच्छेद पता होगा तो हमें पता होगा। ठीक है, तो गायिका शब्द जो है ये हमारा बना है गे प्लस इका से। ठीक है, और आपको पता है अंतिम वर्ण क्या है, अय है। प्रथम वर्ण क्या है, ई है। दोनों के मेल से ये किस में बदलता है, ये आय में बदलता है। किस में बदलता है, आय में। और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, गायिका बन जाएगा। तो जब हमको पता है कि ये जो संधि होती है, यानी आय का मेल किसी स्वर से हो रहा है, तो ये संधि जिसमें ए या आय या अव या आव का परिवर्तन होता है, तो वो हमारी अयादि संधि होती है। ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो यानी जो हमारा नियम है वो क्या कहता है कि यदि किसी अय और किसी स्वर का मेल होता है तो ये अय किस में बदलता है, आय में। तो जो आय बदलता है तो ये हमारी अयादि स्वर संधि होती है और शब्द हमारा क्या हो गया, गायिका। तो इसमें हमें संधि विच्छेद भी पता चल गया, गए प्लस एका, तो गायिका शब्द हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा 6। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद चयन करना है। बहुत आसान है। अब संधि विच्छेद जब आ जाए तो आपको सार्थक शब्द इसमें देखना है। सबसे पहले तो आपको संधि पता होनी चाहिए। जगदीश शब्द जो बना है जगत प्लस ईस,
ठीक है। तो जगदीश किसे कहते हैं? जो जगत का ईश है, तो यानी जगत प्लस ईश होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब जगत प्लस ईश है तो इसमें स्वर संधि तो है नहीं, तो ये हमारी क्या है? व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि है तो अंतिम वर्ण जो है वो हमारा व्यंजन होना चाहिए, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो हम इसी तरह से खोजेंगे। यहाँ पे जगत प्लस दीस दिया है, कट जाएगा जगत। अब यहाँ ऐसे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अ का मेल ई से होगा। तो जब अ का मेल ई से होगा तो ये क्या बनेगा? अय बनेगा। तो इसमें तो ये संधि है ही नहीं, तो ये कट जाएगा हमें। यहाँ पर द दिया हुआ है तो द का मेल नहीं होगा, यानी आप कहेंगे कि जगद नहीं होता, शब्द क्या होता है? जगत होता है। तो हमें पता चल गया कि इस त का मेल किसी स्वर से होता है, तो ये त किस में बदल जाता है? अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है, और ये इस द को पूरा कर देता है और शब्द क्या हो जाता है? जगदीश हो जाता है। तो इसका जो सही होगा वो क्या है? इसका आंसर क, ठीक है। यानी इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है? जगत प्लस ईस हो जाएगा, ठीक है। 6 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 7। अध्यय शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ पूछ रहा है। अब जब हम देखते हैं तो मैंने आपको थोड़ी ट्रिक भी बताई है। शब्द के मध्य में अगर आपको अय दिखाई दे रहा है, औ दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर हमारी वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है, शब्द के अंदर ये दिखाई दे रहा है तो हमें ये पता भी चल जाता है कि ये किससे बना है। ये अध प्लस एव से मिलकर बना है। तो इसमें क्या होता है? अंतिम अ का मेल ए से होता है, तो इसका जो उत्पन्न विकार है वो क्या होता है? अय होता है। और ये अय आ रहा है तो शब्द के मध्य में, तो यही हमारा शब्द क्या हो जाता है? यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क वृद्धि संधि हो जाएगा। वृद्धि स्वर संधि अदैव शब्द के अंदर आई है, तो हमारा उत्तर क हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद बताना है। बहुत आसान है। सत्याग्रह शब्द, अब आप शब्द को देखोगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर तो यानी ये कौन सी संधि हो रही है। यहाँ पे अगर इसमें संधि पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि यण संधि हो गई है। नहीं, आपको ध्यान देना है इसके अर्थ पर। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य के लिए किया गया आग्रह। तो इसका मतलब इसमें शब्द क्या होगा? सत्य और आग्रह होगा। तो हम देखेंगे शब्द सत्या नहीं होता है, ऑप्शन देखेंगे सत्य नहीं होगा, ये कट जाएगा। सत्य दिया है और फिर ग्रह है, ये भी नहीं होगा। उत्तर हमें मिल गया सत्य प्लस आग्रह। जो सत्य के लिए आग्रह किया गया है, सत्याग्रह, ठीक है। इस तरह से आप जब संधि विच्छेद होता है तो बहुत आसानी से आप उसको निकाल लेते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि देव्यागम शब्द में कौन सी संधि है। अब ये आपको बताना है। शब्द के बीचों बीच यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है य, और उससे पहले वर्ण आधा मिल रहा है, तो आपको अनुमान लग जाता है कि इसके अंदर यण संधि हो सकती है। लेकिन आपको इसे सावधानी से लेना होगा। जरूरी नहीं है कि यण संधि हो, तो आपको इसको पहले देखना होगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो हमें पता चलता है कि इसका संधि विच्छेद होता है देवी प्लस आगम। संधि विच्छेद क्या होता है? देवी प्लस आगम। तो देवी प्लस आगम आ गया, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अंतिम वर्ण ई का मेल प्रथम वर्ण आ से होता है। तो ये ई किस में बदलता है? य में बदलता है, और आ के साथ मिलकर ये क्या हो जाता है? या हो जाता है। और फिर यहाँ पर व जो है वो आधा रह जाता है, तो ये युग्म हमें प्राप्त होता है। और जब ये युग्म प्राप्त होता है तो ये युग्म हमारा किसका है? यण स्वर संधि का होता है। तो इस तरह से हमें उत्तर मिल जाता है कि इसमें क्या है? यण स्वर संधि है। तो मैंने आपको बताया कि शब्दों को रटने से कोई फायदा नहीं है। आपको शब्द के अंदर जो नियम है उस नियम को आप पहचान लीजिए एक बार, और आपको सारी संधि पता चल जाती है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। सुरेश शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन दिया हुआ है। यण संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, या वृद्धि संधि है। तो आपको पता है सुरेश,
अब आपको शब्द के मध्य में ए दिखाई दे रहा है, शब्द के मध्य में ए ओ दिखाई देता है, तो आप अनुमान लगाते हैं कि उसमें गुण संधि है। तो आप इसको पहचानेंगे कि सुरेश शब्द बना किससे है, ये बना है सुर प्लस ईश से, सुर प्लस ईश। तो अब आपको ये पता है अंतिम वर्ण अ और प्रथम वर्ण ई दोनों का मेल होने पर उत्पन्न विकार क्या हो रहा है, ए। तो ये जो विकार आपका आता है ये आता है आपकी गुण संधि में, तो यह हमारा उत्तर मिल जाएगा हमको। तो इसमें क्या है, गुण संधि है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो गया, 10 का ग हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रश्न संख्या 11 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि निराश्रय शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो इसे आपको देखो समझना है, यहाँ पर दिया हुआ है निराश्रय, इसका संधि विच्छेद हमें बताना है। तो क्या है, इसमें निरा प्लस आश्रय होता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर दिया है निर प्लस, क्योंकि जो हमारा अगर हम इसकी बात करें कि उपसर्ग लगा है तो उपसर्ग हमारा निर नहीं होता, निर होता है। इसके अंदर क्या होना चाहिए था, हल होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर हल नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। फिर नी प्लस आश्रय नहीं, निहि प्लस आश्रय होता है। तो इससे क्या होता है कि जब ये विसर्ग संधि है हमारी, तो जो ये विसर्ग होता है इसका मेल किसी आ से होता है, तो ये जो विसर्ग है ये र में परिवर्तित हो जाता है। अब जब ये र में परिवर्तित हो जाता है तो ये आ के साथ मेल कर लेता है, तो ये क्या हो जाता है, निरा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से तो शब्द हमारा क्या हो जाता है, निराश्रय हो जाता है, और यही हमारी संधि है। तो इसका जो उत्तर है संधि विच्छेद, वो हमारा क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, यही इसका उत्तर है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको समझेंगे, निहि प्लस आश्रय इसका संधि विच्छेद होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है वधूर्मी। वधूर्मी शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अब देखो इसमें भी समझ लो, वधू प्लस उर्मी। अब ये दिया है वधू प्लस उर्मी से दिया हुआ है, तो उर्मी शब्द में हम देखेंगे कि लघु है, ये कट जाएगा, लघु कट जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, दीर्घ उ होता है। तो दो ऑप्शन तो कट गए। फिर यहाँ पे देंगे, यहाँ तो दीर्घ उ है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि वधू में क्या होता है, वधू में लघु होता है कि दीर्घ होता है। तो हमें पता चलता है कि वधू के अंदर दीर्घ उ हमारा होता है, तो इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, वधू प्लस उर्मी। और वैसे भी ये उ और ये उ मिलके दीर्घ उ ही बनाएंगे, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, ख हो गया। ठीक है, 12 का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। तो भूर्जा का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो अब आपको इसे समझना है यहाँ पर कि भूर्जा का मतलब क्या है, अर्थ हम समझ लें। अगर अर्थ समझ लेंगे तो हमें संधि विच्छेद भी पता चल जाएगा। भूर्जा का मतलब होता है भूमि की ऊर्जा। ठीक है, तो भूमि की ऊर्जा, तो भूमि को हम भू भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ समझ जाएंगे, यानी भुज, भूज प्लस अर्जा दिया है, ये कट गया। ठीक है, और ये दिया है भू प्लस ऊर्जा, तो भू नहीं होता, भू होता है, यानी दीर्घ उ होगा, लघु नहीं होता है, तो ये कट जाएगा। और ये भुज प्लस रा दिया है, ये कट जाएगा, हमें ऑप्शन मिल गया भू प्लस ऊर्जा। तो भू मतलब भूमि, ऊर्जा मतलब ऊर्जा। ठीक है, ताकत। ठीक है, तो भूमि की ऊर्जा क्या कहलाएगा, भूर्जा। तो भूर्जा का संधि विच्छेद हमें यहाँ पे पता चल गया। अब आपको पता है कैसे हुई ये संधि, ये उ और ये उ मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ उ बनाते हैं, तो फिर क्या आता है, भूर्जा ही आ जाता है शब्द। हमको पता है कि इसके अंदर क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, तो हमें पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है भूधर्व। भूधर्व का संधि विच्छेद बताना है आपको। अब इसमें देखना है कि ये क्या है, तो भूधर्व का हमें दिया है भू प्लस धव, तो भू नहीं होगा, देखो विसर्ग वाला तो ये कट जाएगा, ये सार्थक शब्द नहीं होता है। अब इधर आएंगे, विसर्ग तीनों में दिया है, ये कट गया यहाँ पर क्योंकि ये रा नहीं बन रहा है, तो भू प्लस ऊर्ध्व,
तो भू प्लस ऊर्ध्व इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और ये तो बहुत आसानी से हमें पता चल गया, क्योंकि जो भू होता है वो विसर्ग के साथ नहीं होता, विसर्ग वाला हमने काट दिया, तो हमें आसानी से आंसर मिल गया। नंबर 15 हमारा दिया हुआ है। नंबर 15 कहता है छात्रावास का सही संधि विच्छेद हमको बताना है। छात्रावास शब्द का, अब छात्रावास क्या होता है? छात्र जहाँ रहते हैं, ठीक है, तो छात्र प्लस आवास होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है और सार्थक शब्द होने, तो छात्र है, इसमें क्या दिया है? हल दिया है, तो ये कट जाएगा क्योंकि सही नहीं होगा। यहाँ दिया है छात्र प्लस आवास दिया है, आवास होना चाहिए था, तो ये कट गया। अब यहाँ पे दिया है छात्रा प्लस आवास, तो जब छात्रा प्लस आवास मिलता है तो उससे भी छात्रावास बनता है, और छात्र प्लस आवास दिया है तो इससे भी छात्रावास बनता है। तो इसमें दोनों विकल्प हमारे सही हैं। अब जब दोनों विकल्प इस तरह से आ जाएं तो हमें तो एक ही विकल्प चुनना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो फिर आपको सदैव जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको देखना है कि क्या विकल्प में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का विकल्प है। तो हमें पता चलता है कि छात्रा क्या है? स्त्रीलिंग है, और छात्र क्या है? पुल्लिंग है। तो ऐसी स्थिति में सदैव पुल्लिंग वाले शब्द को सही करते हैं। तो हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे? छात्र प्लस आवास करेंगे, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना, जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले शब्द का आ जाए तो वहाँ पर हमें पुल्लिंग वाले शब्द को ही चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न आ गया 16। अनन्याय, अनन्याय का शब्द क्या हो, शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी अनन्यायन शब्द का संधि विच्छेद, और ये क्या है? अन्य प्लस अन्य से मिलकर बना है। अब अन्य प्लस अन्य कहाँ पे दिया है? ये भी सही नहीं है शब्द, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। अन्य यहाँ का अ और इसका अ, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं। तो फिर वो अन्यान्य हो जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है हमारा, प्रश्न संख्या 17 दिया है। प्रश्न संख्या 17 कहता है संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इस शब्द को हम बताएंगे। अब आपको शब्द के बारे में जानना है, चुनाव करना है। ऑप्शन दिया है संग्रह प्लस आलय, संग्रह आलय, संग्रह आलय और संग्रह आलय। अब आपको पता ही इतना एकदम सरल है, विकल्प को काटो और आंसर प्राप्त करो। आलय नहीं होता, आलय होता है, तो यहाँ पे आलय दिया है पहले, तो ये कट जाएगा। फिर संग्रह होगा, अब संग्रह में हल नहीं होगा, तो हल काट दो, यहाँ पर ये ऑप्शन कट गया। अब जब संग्रह है तो संग्रह तो होगा ही नहीं, शब्द है संग्रह, तो ये भी कट गया। अब उत्तर आपको मिल गया संग्रह प्लस आलय, यही आपका विकल्प होगा, यही उत्तर होगा। ठीक है, तो संग्रहालय शब्द का जो इकट्ठा करने का स्थान होता है, जहाँ पे हम संग्रह करते हैं चीज़ों को, उसे संग्रहालय कहते हैं। तो ये हमारा उत्तर आ गया घ। इसके बाद आता है अगला शब्द है हमारा यहाँ पर श्रद्धानंद। श्रद्धानंद शब्द हमारे सामने दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद हमसे पूछा गया है। तो अब हम देखेंगे, शब्द दिया है श्रद्धा प्लस नंद। तो देखो आपको ध्यान देना है, संधि है तो संधि में परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया श्रद्धा और नंद, इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो संधि नहीं है, ये नहीं होगा। फिर श्रद्धानंद दिया है, श्रद्धानंद शब्द का मतलब होता है जो श्रद्धा में आनंद है, आनंदित है। ठीक है, उसको कहते हैं श्रद्धानंद। तो श्रद्धा और आनंद शब्द दो आने चाहिए, तो ये भी हमारा विकल्प कट जाएगा। अब यहाँ दिया है श्रद्ध, श्रद्ध कोई उचित शब्द नहीं होता, आपको विकल्प मिल गया श्रद्धा प्लस आनंद, जो श्रद्धा में आनंदित हो। ठीक है, श्रद्धानंद उसे कहेंगे। तो ऑप्शन हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया? ख हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आ जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 हमारा कह रहा है गुड़ा केस का संधि विच्छेद क्या है, यानी गुड़ा केस का संधि विच्छेद आपको बताना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि गुड़ा केस, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि गुड़ा केस जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग होता है। तो गुड़ा केस हम प्रयोग करते हैं अर्जुन के लिए, इधर पर्यायवाची भी आपको पता चल जाता है। ठीक है,
अर्जुन को गुडाकेश कहते हैं या शिव को, भगवान शिव को गुडाकेश कहते हैं? तो भगवान शिव या अर्जुन का पर्यायवाची हो जाता है गुडाकेश। अब ये बना है गुडाकेश का मतलब क्या होता है? तो गुडाकेश का मतलब होता है वह जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो अब जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो या जो नींद का स्वामी हो, यानी जब मर्जी होगी तब सोगा, जब मर्जी नहीं होगी तब वो नहीं सोगा, या कितने दिन तक वो नहीं सोएगा, ये इस सब पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसको गुडाकेश कहते हैं। तो जो शब्द है यानी नींद का जो अर्थ है वो होता है गुडाक। ठीक है, अब गुडाक शब्द एक ही ऑप्शन में है। ये गुडेक दिया है, गलत शब्द हो दिया, गुड़ हो गया, गलत शब्द हो गया, गुड़ा हो गया, गलत शब्द हो गया। तो ये शब्द हमारा जो ऑप्शन है ये इसी में आ जाता है, गुडाक प्लस ईस, क्योंकि इस गुडाक शब्द का अर्थ होता है नींद। ठीक है, वह जो नींद का स्वामी है, जो नींद को भी मतलब अपने वश में रखता है, यानी जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली है। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या है? ग है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें पर्यायवाची में भी याद रख लीजिएगा। और अगर मान लो गुडाकेश में आपसे कोई पूछने लग जाए कि इसमें समास कौन सा है, तो क्योंकि इसका पर्यायवाची है और पर्यायवाची है तो उसका अर्थ दिया हुआ है, अर्जुन का नाम है, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, समास की जब बात आएगी, ठीक इस तरह से हम इसको समझेंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा 20, प्रश्न संख्या 20 हमारा क्या कहता है? समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो शब्द दिया हुआ है, देखो एक तो इसमें ना टाइपिंग मिस्टेक है ना, उर्मी कर लीजिए इसको, ये ऐसे होगा, है ना। तो समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो अब ऑप्शन दिया हुआ है, तो यानी समुद्र की लहर, तो समुद्र की लहर यानी समुद्र की उर्मी, तो आपको समुद्र प्लस उर्मी खोजना है। तो समुद्र दिया हुआ है तो विसर्ग तो होगा ही नहीं। अब आपको खोजना है, यहाँ दिया है समुद्र प्लस उर्मी है, तो ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे समुद्रोर्मी दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें र की मात्रा नहीं है। तो समुद्रोर्मी, तो इसका ऑप्शन जो है वो ग होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस शब्द को देखेंगे तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लेना। समुद्रोर्मी होता है समुद्र की लहर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ग हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 20 प्रश्न हमने यहाँ पे पूरे किए। तो ये जो प्रश्न हैं मैंने आपको बताया अभ्यास पुस्तक है, इस अभ्यास पुस्तक को आप यहाँ पे करेंगे। और ये अभ्यास पुस्तक आपकी कौन सी है? तो ये आपकी अभ्यास पुस्तक है, सामान्य हिंदी की अभ्यास पुस्तक। और ये इसी पुस्तक से हम इस प्रश्नों को कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं। ये पुस्तक आपको कहाँ मिलेगी? मैंने आपको बता दिया, अपने नज़दीकी दुकान पर जाइए, वहाँ पे इस पुस्तक को मांगिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास नहीं है, तो आप हमारे ऑफिस का नंबर उन्हें दे सकते हैं कि ये पुस्तक हमें मंगा दीजिए, या फिर आप ऑनलाइन इसे ले सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर जा सकते हैं, अमेजोन पर जा सकते हैं, या हमारा एप्लीकेशन निधि एकेडमी, उससे भी आप बुक कर सकते हैं, या फिर दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके अपने लिए बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम हर दिन इसका अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो